हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा कैसे हैं? सब मस्त हैं, अच्छे हैं। तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो देखिए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो N2 साइकिल के वेरियस स्टेप्स थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा, और जो N2 साइकिल के स्टेप्स होते हैं, N2 फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, तो उनके थ्रू क्या क्या फॉर्मेशन होता है और फिर उसके आगे क्या विकल्प होते हैं, तो वो सारी चीज़ आपको समझाई बेटा। उसके बाद में देखो अपन वहाँ स्टार्ट कर चुके थे कि बायोलॉजिकल जो N2 फिक्सेशन था कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो केवल सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट सेल्स में वो कैपेसिटी होती है, उनमें से अपन ने बात की थी कि जो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन जो सहजीवी नाइट्रोजन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के थे, तो अपन ने कहा था इसके अनेक एग्जाम्पल हैं। अनेक सहजीवन के रूप में आप जानते हैं कि जैसे लेग्यूम्स के अंदर राइजोबियम या नॉन लेग्यूम में फ्रैंकिया, और उधर अपन बात रही कि BGA की भी कई रूप सिम्बायोटिक फॉर्म में N2 फिक्सेशन करते हैं। तो फिर इसमें अपन ने कहा था कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो है राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस। राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस के बारे में अपन कुछ बातें अपन पढ़ चुके थे। अपन ने कहा था बेटा कि देखो ये सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस में अपन ने कहा था कि राइजोबियम मृदा के अंदर स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है, सामान्यतः ग्राम नेगेटिव रोड सेप बैक्टीरिया है, बेसिलस टाइप का, है ना। और जनरली अपन ने कहा था कि जब ये स्वतंत्र रूप से मृदा में है तो ये N2 फिक्सेशन करने में सक्षम नहीं होता है। यस बेटा। तो फिर आप जानते हैं कि जब लेग्यूम प्लांट की रूट के इनसाइड जाएगा तभी ये N2 फिक्सेशन करने में सक्षम होगा, यानी सहजीवी रूप में ही। अपन ये भी बात कही थी बेटा कि ये कोई अविकल्पी संबंध तो नहीं है, लेकिन सहजीवन है, लेकिन अविकल्पी संबंध नहीं है। बात को समझे कि आप समझ सकते हैं कि मान लो कि जहाँ लेग्यूम प्लांट ऐसे नहीं कि राइजोम के बिना ग्रो ही नहीं करेगा या मर ही जाएगा, अगर नहीं भी हो तो ग्रो करेगा, अगर उसको पोषक की कमी होगी तो न्यूनता का लक्षण आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे ही लेग्यूम प्लांट जिस जमीन में वृद्धि करता है, तो जैसे ही वो परिपक्व होता है, यानी कायिक वृद्धि हो जाती है, पुष्पन से ठीक पूर्व जब उसको नाइट्रोजन की कमी महसूस हो और उस मृदा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन राइजोबियम जीवाणु है, तो फिर वो प्लांट कुछ सिक्रेट करता है और वो राइजोबियम उसके पास आता है रूट हेयर से जुड़ के, और फिर आप जानते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। फिर इनसाइड नोड्यूल में वो सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो N2 फिक्सेशन के लिए चाहिए होती हैं, वो सारे जैव रासायनिक घटक होते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो फिर अगर मान लो कि N2 फिक्सेशन हो तो उस प्लांट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस में आज अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ग्रंथिका बनती कैसे है, जहाँ N2 फिक्सेशन होता है, साइट है, वो स्थल है। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बताता हूं कि देखो नोड्यूल ग्रंथिका का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको बताऊंगा कि होस्ट प्लांट रूट यानी जो लेग्यूम प्लांट है उसकी जड़, होस्ट प्लांट रूट तथा बैक्टीरिया, मतलब स्पेशली कौन, राइजोबियम की जाती है लेग्यूम में, तो राइजोबियम है ना बेटा। वो राइजोबियम के मध्य श्रृंखलाबद्ध पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है ना बेटा। यानी जो ग्रंथि का निर्माण है, तो नोड्यूल ग्रंथि का निर्माण होस्ट प्लांट रूट और राइजोबियम के मध्य श्रृंखलाबद्ध पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। यस बेटा। यानी अपन कहेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम और जो आपका होस्ट प्लांट रूट है। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि कई सारी अपन बात रही पारस्परिक क्रियाएं उसके अंदर सम्मिलित होती हैं। क्लियर है ना। ये अपन बात रहे कि श्रृंखलाबद्ध पारस्परिक क्रियाओं का वो परिणाम है। यस बेटा। तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि जब जो राइजोबियम, जो लेग्यूम पौधा है वो मृदा में उगता है, और जब वो कायिक वृद्धि करके पुष्पन से ठीक पूर्व जब वो नाइट्रोजन की कमी महसूस करता है, तो फिर वो राइजोबियम की जो जड़ों की एपिडर्मल सेल या रूट हेयर सेल्स हैं, वहां से वो कुछ केमिकल्स, कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, क्योंकि ये पारस्परिक का मतलब होता है कि दोनों के सिग्नल्स
दोनों स्त्रावित करते हैं। तो बेटा आप समझ सकते हो, अपन कहते हैं कि सर्वप्रथम होस्ट प्लांट रूट की एपिडर्मल अधिचर्म, एपिडर्मल या रूट हेयर सेल, जो एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन है ना, रूट हेयर सेल, मूलरोम कोशिका, रूट हेयर सेल कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ या रासायनिक कारक यानी कीमोटैक्टिक एजेंट स्त्रावित करती है। तो कमी महसूस होते ही वो लेग्यूम प्लांट की जो रूट है, उसकी जो रूट हेयर सेल या एपिडर्मल सेल है, वो कुछ रासायनिक कारक कीमोटैक्टिक एजेंट स्त्रावित करती है। बेटा वो कीमोटैक्टिक एजेंट, वो रसायन क्या है? तो वो कीमोटैक्टिक एजेंट जैसे कि फ्लेवोनोइड्स, एमिनो शुगर और बहुत इंपॉर्टेंट बात करें जैसे बिटाइन्स, ये है ना बेटा। तो आपके सामने अपना बात बेटा कि मतलब बिटाइन्स वो आपका सिक्रेट करता है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये आपके होते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट। क्या होते हैं बताओ? कीमोटैक्टिक एजेंट। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं बेटा, अब क्या होगा कि राइजोबिया उनसे आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा और मल्टीप्लाई होकर उस रूट हेयर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। यस बेटा, तो फिर आप क्या कहोगे कि राइजोबिया या राइजोबियम इनसे आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है तथा बहुलीकृत होकर, मल्टीप्लाई करके बहुलीकृत होकर रूट हेयर सेल, मूलरोम कोशिका के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। बात को समझे? तो वो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप जानते हैं कि बहुलीकृत होकर, यानी राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कोलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट। यस बेटा, और बाद में आप जानते हो कि उससे अटैच होंगे। यस, बहुलीकृत होकर रूट हेयर सेल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद देखो बेटा कि फिर क्या होता है कि अब जो विशेष रिसेप्टर होते हैं तो वहां जुड़ेंगे वो, है ना। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं कि राइजोबिया, रूट हेयर, ये जो राइजोबियम का बहुवचन है राइजोबिया, तो आप जानते हैं कि रूट हेयर तथा एपिडर्मिस के साथ जुड़ जाते हैं। तो राइजोबिया या मतलब राइजोबिया रूट हेयर सेल ही बोल दो आप चाहे, रूट हेयर सेल या एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बेटा जैसे पहले आप जानते हो जो प्लांट है, प्लांट रूट और राइजोबिया की जाति के बीच जो आप समझ सकते हैं कि प्लांट और बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया प्लांट की विशिष्टता का निर्धारण होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मटर है या क्लोर है तो आप समझ सकते हो कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, अगर सोयाबीन है तो ब्रेडी राइजोबियम, तो वो निर्धारण हो जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि राइजोबियम रूट हेयर के साथ, राइजोबियम रूट हेयर के साथ विशिष्ट रिसेप्टर द्वारा ही बंधित होते हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि राइजोबिया के साथ विशिष्ट रिसेप्टर द्वारा बंधित होते हैं। यस बेटा,
विशिष्ट रिसेप्टर द्वारा बंधित होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि राइजोबियम बैक्टीरिया लैक्टिन प्रोटीन के बने रिसेप्टर पर जुड़ते हैं। यस, जैसे राइजोबिया जीवाणु लैक्टिन प्रोटीन, लैक्टिन या जो शुगर होती है लैक्टिन प्रोटीन के बने रिसेप्टर पर जुड़ते हैं। यस बेटा, तो विशेष रिसेप्टर पर जुड़ते हैं, लैक्टिन प्रोटीन के बने रिसेप्टर पर वो जुड़ते हैं। यस बेटा, जिसके माध्यम से मूलद्रोम इनकी पहचान करता है ना बेटा, और पहचान भी हो जाती है तो संबंधों का निर्धारण हो गया ना, जिनके माध्यम से मूलद्रोम इनकी पहचान करती है। यस बेटा, और फिर देखिएगा क्या होता है, जैसे ही वो पहचान हो जाती है तो फिर आप जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या रिलीज करता है, नोड फैक्टर। क्या रिलीज करता है, नोड फैक्टर को रिलीज करता है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि फिर बैक्टीरिया नोड जीन या नोड फैक्टर को रिलीज करता है, जो कई सारे कार्य कर रहा था ना, नोड फैक्टर को रिलीज करता है। और बैक्टीरिया की नोड जीन या नोड फैक्टरी बाद में प्लांट नोड जीन का सक्रियण करती है, तो फिर बैक्टीरिया नोड फैक्टर रिलीज आता है। और जैसे ही नोड फैक्टर रिलीज करवाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए जिम्मेदार होता है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, है ना। यानी अपन बात उड़ा कि ये मूलद्रोम की कर्लिंग को प्रेरित करता है। फिर अपन कहेंगे कि राइजोबियम जो नोड फैक्टर है, तो राइजोबियम रूट हेयर कर्लिंग, मूलद्रोम का मुड़ना होता है ना, कंतुलन, तो मूलद्रोम का मुड़ना। यस बेटा, तो राइजोबियम रूट हेयर कर्लिंग या नोड फैक्टर रूट हेयर कर्लिंग को प्रेरित करता है। अब रूट हेयर कर्लिंग प्रेरित हो जाती है तो फिर तुम जानते हो आक्रमण होता है, इन्वेजन होता है बैक्टीरिया का। यस बेटा, और आप समझ सकते हैं कि भाई इन्वेजन होते ही इन्फेक्शन थ्रेड आपका बनता है। यस बेटा, आप जानते हैं बेटा कि फिर बैक्टीरिया रूट हेयर सेल पर आक्रमण करता है, यानी इन्वेजन करता है। यस बेटा, समझे आप। और आप जानते हैं इन्वेजन कैसे होता है कि बैक्टीरिया साइटोकाइनिन स्त्रावित करता है, उपस्थिति में मूलद्रोम की भित्ति में तंतुओं में विस्तार होता है, तो वहां आप अपन बताएंगे आगे कि कर्लिंग हो जाती है और वो उस पर आक्रमण करता है, इन्वेजन करता है। फिर जानते हो तो विस्तार होते इन्वेजन, आक्रमण हो जाता है। और आक्रमण होते आप जानते हैं कि फिर वहां आपका क्या बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड। तो एन इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस्ड। यस, तो फिर आप जानते हो कि संक्रमण सूत्र युक्त बैक्टीरिया बन जाता है। तो इन्फेक्शन थ्रेड मतलब संक्रमण सूत्र युक्त कंटेनिंग बैक्टीरिया बन जाता है। समझ गए। तो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन से एक संक्रमण धागा बन जाता है, तो इन्फेक्शन थ्रेड युक्त बैक्टीरिया बन जाता है। और फिर आप क्या कहते हो कि देखो, है ना भाई, इन्फेक्शन थ्रेड की ग्रोइंग बैक्टीरिया में डिवीजन के साथ बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात कहते हैं कि भाई इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस और इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो अलोंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और आप क्या कहोगे कि संक्रमित धागा जीवाणु के विभाजन के साथ या बहुलीकरण यानी विभाजन के साथ वृद्धि करता है,
फिर इस संक्रमण धागे इन्फेक्शन थ्रेड, फिर वो एक धागा सा बन जाता है। देखो बेटा, वो जैसे ही स्मूथ रोम को इन्वेजन करता है, आक्रमण करता है, तो फिर वो डिवाइडिंग होता है, तो फिर क्या बन जाता है, इन्फेक्शन थ्रेड युक्त बैक्टीरिया बन गया। अब संक्रमण धागा जीवाणु के बहुलीकरण विभाजन के साथ ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इस संक्रमण धागे के माध्यम से बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया कोर्टिकल सेल्स तक पहुंच जाता है, कोर्टिकल सेल्स तक पहुंच जाता है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि संक्रमण धागे के माध्यम से जो बैक्टीरिया है वो कोर्टेक्स तक, कोर्टिकल सेल्स से कोर्टेक्स तक पहुंच जाता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी। यस, और ये संक्रमण धागा ही उस बैक्टीरिया को कोर्टिकल सेल्स तक लेकर जाता है, और फिर वहां पर वो आप जानते हैं कि ग्रंथि का निर्माण को प्रेरित करेगा। बात को समझ रहे हैं आप? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि भी देखो, मतलब कोर्टेक्स में पहुंचने पर कुछ बैक्टीरिया संक्रमण तंतु से कोर्टेक्स कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यस बेटा, हाँ, तो मतलब यहां तक पहुंचने पर कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड से, संक्रमण धागे से, इन्फेक्शन थ्रेड से कोर्टेक्स सेल में पहुंच जाते हैं। यस बेटा, और जब आप समझ सकते हो कि कोर्टेक्स सेल में पहुंच जाते हैं, वो कोर्टेक्स सेल्स में पहुंच जाते हैं। यस बेटा, तो देखिए ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड से कोर्टेक्स सेल में पहुंच जाते हैं, तो फिर खुद बैक्टीरिया तो आप जानते हैं कि विभाजन करना रोक देंगे, विभेदित हो जाएंगे, रोड सेप हो जाएंगे, जिनको आप बैक्टीरियोइड कहते हो। क्या कहते हो? बैक्टीरियोइड। यस, और वो जो बैक्टीरिया है वहां साइटोकाइनिन रिलीज करेंगे, जो उन कोर्टेक्स या पेरिसाइकिल कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि करेगा और उनके विभाजन को भी बढ़ाएगा, उनके विभाजन को भी बढ़ाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपकी बात होती है बेटा, यानी कोर्टेक्स कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब आप कहोगे कि अब ये बैक्टीरिया स्वयं विभाजन को रोककर विभेदित हो जाते हैं, तथा ये रोड सेप, बड़े आकार के छड़ाकार रोड सेप तथा बैक्टेरोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक्टेरोइड, जो अपन डायग्राम बता देंगे, बैक्टेरोइड कहलाते हैं बेटा। यस, और फिर आप देखो पूरा नोट कर लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, बैक्टेरोइड। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि साइटोकाइनिन रिलीज करेंगे बैक्टीरिया, तो देखिएगा कि उसके बाद, ये आपने नोट कर लिया, तो उसके बाद ये क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू और समझ में आ जाएगा। ये आपको पता है बेटा कि अपने खुद के विभाजन को रोककर मॉडिफाइड रोड सेप, और ये क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोइड। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोइड। और आपको पता है कि अब ये कुछ सिग्नल्स रिलीज करते हैं, यानी साइटोकाइनिन हार्मोन। यस बेटा, तो ये क्या करते हैं बेटा कि जो कोर्टिकल सेल्स हैं, जो कोर्टेक्स सेल्स हैं, उनके विभाजन तथा आकार में क्या करते हैं? वृद्धि। तो फिर आप क्या कहोगे? अब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोइड हैं उन कोशिकाओं में, तो अब ऐसे कह दो कि बैक्टीरियोइड कुछ सिग्नल रिलीज करते हैं। यस बेटा, कुछ सिग्नल रिलीज करते हैं, अर्थात साइटोकाइनिन
क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लांट सेल बनाएगी कोर्टेक्स, और ये साइटोकाइनिन मुक्त करते हैं। यस बेटा, जो कोर्टेक्स तथा पेरीसाइकिल कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करते हैं, विभाजन को प्रेरित करते हैं। यस बेटा, तो कोर्टेक्स और पेरीसाइकिल कोशिकाओं में आप समझ सकते हैं कि विभाजन को प्रेरित करते हैं, और विभाजन को प्रेरित करते हैं तथा इनके आकार में भी वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप नोड्यूल का निर्माण होता है, और उस नोड्यूल में तुम्हें पता है वो बैक्टीरिया पहले से ही विभेदित हो गए थे, समझ रहे ना, बैक्टीरियोइड के रूप में। तो अब वो क्या करेंगे वहां पर, एंटू फिक्सेशन, है ना बेटा। तो आप जानते हो कि कोर्टिकल सेल्स में डिवीजन और आकार बढ़ता है, नोड्यूल बन गई और वहां बैक्टीरिया विभेदित हो ही गया था, रोड सेप बैक्टीरियोइड, तो एंटू फिक्सेशन प्रारंभ करते हैं। बात को समझे नहीं समझे? यस बेटा। तो डिवीजन और ग्रोथ ऑफ कोर्टिकल एंड पेरीसाइकिल सेल, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कोर्टिकल एंड पेरीसाइकिल सेल ही क्या है, नोड्यूल का निर्माण कर देगी, किसका, नोड्यूल का। और अब वहां पर अंदर आपका क्या होगा, एंटू फिक्सेशन। तो अपने एक बात कहते हैं कि नोड्यूल सेल कंटेन ऑल द बायोकेमिकल कंपोनेंट, यानी वो नोड्यूल सेल, यस बेटा, नोड्यूल सेल उन सभी जैव रासायनिक घटकों की बनी होती है जो एंटू फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी हैं, एंटू फिक्सेशन के लिए बेटा उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो की एंजाइम नाइट्रोजिनेज, ये फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, बोलो। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, की एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो आप जानते हो फिक्सेशन के लिए मतलब जिम्मेदार है, जीवाणु के द्वारा निर्मित होता है ये नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यस बेटा, यस। और कि वहां पर एक लाल गुलाबी रंग का वर्णक उपस्थित होता है, उन ग्रंथिकाओं में उपस्थित होता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, या अपन कहेंगे बेटा लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन ये कहेंगे, जो सामान्य हीमोग्लोबिन की तुलना में कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। तो ये लाल रंग का गुलाबी वर्णक लैग हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर अपन वहां बताएंगे कि यहां पर भी आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, लैग हीमोग्लोबिन, उसमें आपको पता है कि हिम बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है और ग्लोबिन पादप के द्वारा संश्लेषित होता है। यही बता देता हूं मैं कि हिम और ये ग्लोबिन, तो हिम यहां तक ऐसे कह दूं मैं रेड पेन से, यहां पर देखो, ये जो हिम है, हिम ये तो बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है, और ग्लोबिन किसके द्वारा, प्लांट सेल के द्वारा। यस बेटा, कोर्टेक्स सेल के द्वारा। तो आप जानते हैं कि लैग हीमोग्लोबिन, और ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन स्क्वेंजर है, ऑक्सीजन अपमार्जक है। ये बहुत तीव्र गति से वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को हटाता है, ताकि अवायवीय परिस्थिति आ जाए, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम
अवायु परिस्थितियों में ही सक्षम होता है ना, फिक्सेशन करने में। यस बेटा, इसलिए आप जानते हो कि ये लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां से हटाता है। ये एक ऑक्सीजन अपमार्जक है, ऑक्सीजन स्क्वेंचर। यस बेटा, तो ये रेड पिंक कलर्ड पिगमेंट है, लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन। और फिर आप जानते हो कि नाइट्रोजनेज फिक्सेशन करेगा। तो चलो कोई नहीं बेटा, पहले अपन डायग्राम के द्वारा यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रंथि का बनती कैसे है। ये तो थ्योरी लिखा दी कि ग्रंथि का कैसे बनती है, डायग्राम द्वारा पढ़ लेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म एंड फिक्सेशन की, तो वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ सारी जो जैव रासायनिक घटक हालांकि इसमें मौजूद है, लेकिन सारी रिक्वायरमेंट कि कुछ अन्य के लिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और फिर एंड टू फिक्सेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, क्रिया विधि कैसे होती है। फिर फिक्सेशन हो जाएगा तो अमोनिया, और अमोनिया तुरंत अमोनियम आयन में, तो फिर उस अमोनियम की नियति क्या होती है। और अगर ये नहीं और पौधे नाइट्रेट के रूप में भी अगर लेते हैं ना, तो भी तुरंत वापस अमोनियम आयन ही बनता है। तो अमोनियम आयन का पौधे में क्या उपयोग, यानी प्लांट बायोमास बनने में क्या उपयोग होता है, तो वो सारा पढ़ेंगे बेटा। तो अब आप देखिए कि ग्रंथि का बनने का जो डायग्राम है, तो अब अपन यहाँ पर क्या बनाते हैं बेटा, जो डायग्राम है ग्रंथि का निर्माण का। यस, तो देखिए नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए बेटा कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन का, यानी ग्रंथि का निर्माण का जो डायग्राम है, उसके जो स्टेप्स बहुत अच्छे से अपन एनसीईआरटी वाले की तरफ अपन बात करते हैं। कि देखो बेटा, सबसे पहले जो लेग्यूम प्लांट है, तो लेग्यूम पादप जब कायिक वृद्धि करता है और पुष्पन से पहले जब परिपक्वता लेता है, नाइट्रोजन की कमी महसूस करता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसका रूट सिस्टम होता है। और रूट की जो बाह्यतम परत होती है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस तो होती नहीं रही, कोर्टिकल सेल्स, कोर्टिकल सेल्स, फिर एंडोडर्मिस, आंतरिक कोर्टेक्स, और फिर आपकी होती है पेरिसाइकिल, परिरंभ, पेरिसाइकिल परिरंभ होती है। बात को समझ रहे हैं? अब आप समझ रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे ही अपन बात करें कि नाइट्रोजन की कमी महसूस करता है वो पौधा, तो वो क्या करता है, अपने रूट हेयर, लेग्यूम रूट हेयर, यानी वो अपने मूलरोम, जो अधिचरम कोशिका की तो अतिवृद्धि होती है ना, एक अकेली अधिचरम कोशिका की इलोंगेशन हो जाए, अतिवृद्धि हो जाए, तो क्या बन जाता है, रूट हेयर बन जाता है, हमेशा यूनिसेलुलर होता है। तो बेटा लेग्यूम प्लांट अपने रूट हेयर के द्वारा कुछ स्पेशल रिलीज करते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट, यानी रासायनिक कारक, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, एमिनो शुगर, बिटेन्स, ऐसे कई सारे अपन बात रहे कि ये आप समझ सकते हैं कि रिलीज करते हैं। रिलीज कर दिए, जैसे ही रिलीज करते हैं, अब आपको पता है कि सोयल के अंदर ये सोयल के पार्टिकल्स हैं, और वैसे सामान्यतः सोयल में आप जानते हैं कि राइजोबियम जीवाणु पड़ा है सोयल के अंदर, सोयल में ये राइजोबियम जीवाणु है। यस बेटा, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से एंड फिक्सेशन करने में सक्षम नहीं है। यस, तो जैसे ये कीमोटैक्टिक एजेंट सिक्रेट करते हैं, तो राइजोबियम उधर अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होकर मल्टीप्लिकेशन करके रूट हेयर के चारों तरफ एकत्रित हो गया, बहुलीकृत होकर रूट हेयर के चारों तरफ एकत्रित हो गया। कौन? राइजोबियम। तो इसको आपने क्या बोला, राइजोबिया, ये जो रोड सेप, राइजोबिया, ये लो जी बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया। अब आप जानते हैं बेटा कि जैसे ही इकट्ठा हो गया, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इकट्ठा हो गया तो ये नोड फैक्टर रिलीज करता है बैक्टीरिया, और वहां प्लांट की रूट पे स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं विशिष्ट, जो वहां पर जुड़ने के लिए स्थल होते हैं, स्पेसिफिक ग्राही, स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो बेटा स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, तो लैक्टिन प्रोटीन के बने जो रिसेप्टर होते हैं, तो अब देखो कि इन दोनों के अंदर सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स, और इंटरेक्शन होती है, पारस्परिक क्रियाएं, बैक्टीरिया प्लांट विशिष्टता का निर्धारण होता है। कि जैसे मान लो कि मटर है, चना है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, अगर सोयाबीन है तो ब्रेडी राइजोबियम, है ना, और ये तो रूट नोड्यूल है, आप समझ सकते हैं। बाकी जैसे स्टेम नोड्यूल बनता है तो एरोराइजोबियम, लेकिन यहाँ आपकी इंटरेक्शन होगी सिग्नल्स के थ्रू, तो बैक्टीरिया प्लांट की विशिष्टता का निर्धारण होगा। अब जैसे ही मान लो बेटा विशिष्टता का निर्धारण हो जाता है, विशिष्टता का निर्धारण मान लो हो गया, यस, तो ये बैक्टीरिया विशिष्टता का निर्धारण होते ही ये बैक्टीरिया नोड फैक्टर रिलीज करेगा। बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा? नोड फैक्टर, वही ना नोड फैक्टर। तो वो नोड फैक्टर जो है बैक्टीरिया का नोड फैक्टर, वो जैसे ही रिलीज हुआ तो रूट हेयर की कर्लिंग होगी, है ना, मूल रोम का मुड़ना, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, मूल रोम का मुड़ना। तो मूल रोम का मुड़ना यानी कर्लिंग ऑफ रूट हेयर को प्रेरित करेंगे।
यस बेटा, वो जो नोड फैक्टर है बाद में जब विशेषता का निर्धारण हो जाएगा तो वो आप समझ सकते हैं कि भाई रूट हेयर की कर्लिंग को प्रेरित करेंगे। यस बेटा, भाई विशिष्ट रिसेप्टर पे जुड़ते ही जैसे ही विशिष्टता का निर्धारण हो जाएगा तो विशिष्ट रिसेप्टर, ये विशिष्ट रिसेप्टर है। यस बेटा, लेक्टिन प्रोटीन का बना हुआ, तो विशिष्ट रिसेप्टर पर जुड़ते ही वो नोड फैक्टर रिलीज करेंगे और कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, मूलरोम का क्या हो जाएगा, मुड़ना। यस बेटा, जैसे आप जानते हो कि मूलरोम मुड़ जाएगा, मूलरोम मुड़ जाएगा। यस बेटा, तो तो ये बैक्टीरिया, अब आगे की स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ इस पे रिसेप्टर पे जुड़ के नोड फैक्टर रिलीज करके कर्लिंग होगी। कर्लिंग होती है ये इन्वेजन, इन्वेजन यानी आक्रमण, इन्वेजन यानी आक्रमण, आक्रमण करेगा। यस बेटा, विशिष्टता का निर्धारण होगा तो इन्वेजन करेगा, आक्रमण करेगा। ये बैक्टीरिया जैसे आक्रमण करेगा तो तुम जानते हो कि जो रूट हेयर है, तो रूट हेयर में भी तो आप जानते हो कि ये सेल वॉल है। भाई आप जानते हो कि ये जो रूट हेयर है, तो रूट हेयर में भी देखो ये तो क्या है, सेल वॉल। यस, और इनसाइड उसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन, ये आप समझ सकते हो कि मेम्ब्रेन है। यस बेटा, ये मेम्ब्रेन है, हाँ, तो ये मेम्ब्रेन है। अब वो इन्वेजन करेगा तो इस सेल वॉल को भेद देगा और फिर मेम्ब्रेन को भी भेद दिया, भेदते इन्वेजन, आक्रमण हो गया। आक्रमण हो गया तो फिर बैक्टीरिया जैसे इसके साइटोप्लाज्म में जाएगा, अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप में विभाजन शुरू कर देगा और विभाजन के थ्रू अब वो ऐसे बैक्टीरिया का प्रोड्यूस करेगा जो आपका बन जाएगा इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बन जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड यानी संक्रमित धागा, संक्रमित धागा। यस बेटा, इन्फेक्शन थ्रेड। तो अब क्या करेगा बेटा, वो बैक्टीरिया है ना, वो डिवाइड करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अलोंग मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वो इन्फेक्शन थ्रेड की ग्रो होगी यानी वृद्धि होगी। तो इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वो यहाँ पहुँच जाएगा, संक्रमण धागा के थ्रू। और इसमें अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल बात यही कहते हैं, यानी बेटा क्या बात कहते हैं आपके सामने कि भाई सीधी सी बात है कि वो बैक्टीरिया जो कलेक्ट हो गया था, नोड फैक्टर रिलीज कर दिया था, कर्लिंग हो गई थी, फिर बैक्टीरिया इन्वेड, आक्रमण कर गया था, तो इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया बन गया था। यानी किस बैक्टीरिया प्रोडक्शन हो गया था, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग, संक्रमण धागा रखने वाले का। फिर सीधी सी बात अपने बताई थी बेटा कि भाई इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो है ना, ये जो संक्रमण धागा ये वृद्धि करता है अलोंग विथ किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के विभाजन के साथ। तो विभाजन करके ये संक्रमण धागा जैसे जैसे बैक्टीरिया विभाजन करेगा उसके साथ साथ संक्रमण धागा अंदर वृद्धि करेगा, अंदर वृद्धि करेगा, अंदर बैक्टीरिया कोर्टिकल सेल्स तक पहुंचेगा, कोर्टिकल सेल्स तक। तो एक बार के लिए तो ये मेम्ब्रेन पार नहीं करने देती है। फिर ये देखो अगली स्टेप में ये बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन थ्रेड यानी संक्रमण धागा, इन्फेक्शन थ्रेड से मुक्त होकर ये आप समझ सकते हो कि कॉर्टेक्स सेल्स में, ये आपकी सेल्स क्या है, कॉर्टेक्स सेल्स। तो कॉर्टेक्स सेल्स में एंट्री कर जाएगा, कॉर्टेक्स सेल्स में पहुंच जाएगा बैक्टीरिया, पहुंच गया बेटा। और कॉर्टेक्स सेल्स में जैसे ही बैक्टीरिया पहुंच जाएगा, तो मैं आपको बता दूं बैक्टीरिया वहां जैसे ही कॉर्टेक्स सेल्स में पहुंचेगा, पहुंचते ही वो ऐसे रोड शेप हो जाता है थोड़ा और रोड शेप होकर, इन सबको ऐसे बना दो कि रोड शेप हो जाता है और अपने विभाजन को रोक देता है। विभाजन को तो क्या कर देता है, रोक देता है। कौन, बैक्टीरिया। और वो किसमें चेंज होता है, बैक्टेरोइड में। किसमें चेंज होता है बेटा, बैक्टेरोइड जो मैंने बताया था। यस, और फिर वो क्या करता है, साइटोकाइनिन रिलीज करता है जो इन कॉर्टेक्स सेल्स के आकार में, कॉर्टेक्स या पेरिसाइकल सेल्स के आकार में भी वृद्धि कराता है। यस बेटा, और आप जानते हैं आकार में वृद्धि कराता है और इनको विभाजन के लिए भी प्रेरित करता है। यस बेटा, तो विभाजन और पहले आकार में वृद्धि करेगा, विभाजन के लिए प्रेरित करेगा, तो इनकी संख्या बढ़ेगी तो बाहर एपिडर्मिस में दबाव उठेगा, एपिडर्मिस से दबाव उठेगा तो ऐसे बाहर की ओर ऐसे गोलाकार एक गांठ सी उभर के आ जाएगी, बाहर की ओर गोलाकार गांठ सी उभर के आ जाएगी। तो बेटा बन गई ना नोड्यूल, क्या बन गई भी, नोड्यूल। और ये कॉर्टेक्स सेल्स में पहुंच गया बैक्टेरोइड। बात को समझे। अब जो आप जानते हैं कि वो जो ईच और एवरी नोड्यूल सेल है, प्रत्येक नोड्यूल सेल, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा कि बेटा प्रत्येक नोड्यूल सेल के अंदर वो बैक्टीरिया विभेदित होकर बैक्टीरोइड बन गया और वो अब वो बैक्टीरिया नाइट्रोजनेज एंजाइम स्रावित करेगा और फिर आप जानते हो कि वहां लैग हीमोग्लोबिन बनेगा। तो वो सारी रिक्वायरमेंट, वो सारे जैव रासायनिक गुण उसके अंदर मौजूद होंगे जो अपने थ्योरी में लिखाए थे। यस, जो N2 फिक्सेशन के लिए आवश्यक होते हैं।
यस बेटा। तो देखिएगा ऐसे लार्ज हो जाती है और फिर ऐसे उभार बाहर आ जाता है तो गांठ बन जाती है। अब प्रत्येक नोड्यूल सेल, जो प्रत्येक ईच और एवरी नोड्यूल सेल, जो प्रत्येक नोड्यूल सेल है, प्रत्येक कोर्टेक्स में उपस्थित नोड्यूल, वही जो प्रत्येक कोर्टेक्स सेल अपने आप में नोड्यूल सेल हो गई, वो नोड्यूल सेल N2 फिक्सेशन करने के स्थल हैं और N2 फिक्सेशन करने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो देखिएगा बेटा कि मैं उस अकेली एक कोर्टेक्स सेल्स का यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। तो देखिएगा ये आपकी नोड्यूल सेल होती है, एक नोड्यूल सेल का इनमें से मैं डायग्राम बना देता हूं। यस बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि ये नोड्यूल सेल है, कोर्टेक्स सेल्स है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, सॉरी ये इसकी मेम्ब्रेन है नोड्यूल सेल की, समझे। और सॉरी ये लो। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक नोड्यूल सेल है, सॉरी इसको आप कह सकते हो, देखिए इसको आप कह सकते हो नोड्यूल सेल, या अपन कहें कोर्टिकल सेल। जो कोर्टेक्स की विभेदित यही कोशिका है नोड्यूल सेल, या आपकी बेटा क्या मैं आपको कहूं नोड्यूल सेल या कोर्टिकल सेल। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जैसे अपन बात रहे कि ये आपके हैं बैक्टेरोइड, क्या है बताओ, बैक्टेरोइड, यस और नो। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि जो बैक्टीरिया ने अपना विभाजन करना बंद कर दिया, यस, तो एक नोड्यूल सेल या कोर्टेक्स सेल का मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो देखिएगा कि उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ये आपके बैक्टेरोइड होंगे और वो अपने चारों ओर मेम्ब्रेन सिक्रेट कर लेंगे। क्या सिक्रेट कर लेंगे बताओ, मेम्ब्रेन। यस। तो देखो मैं आपके सामने बताऊं कि ये इस प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर होती हैं। सॉरी तो देखिए बेटा कि ये आपकी बन जाती है, ये तो आप जानते हो कि नोड्यूल सेल, नोड्यूल सेल की सेल वॉल है, नोड्यूल सेल की क्या है, सेल वॉल, समझे। और ये नोड्यूल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन फिर अंदर ये बैक्टीरियल चैम्बर बोल दो चाहे इसको, या पेरी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन बोल दो, पेरी बैक्टीरियल चैम्बर बोल दो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, पेरी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। उनके चारों ओर एक आवरण पेरी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन बोल दो। और इसके अंदर बेटा क्या है कि जो आपके रोडसेप्ट बैक्टेरोइड है, यानी ये बैक्टेरोइड मैंने आपसे कहा था कि विभाजन करना रोक देगा, तो जैसे ये रोडसेप्ट, ये रोडसेप्ट, इसके अंदर आपके क्या है बेटा, ये आपके हैं बैक्टेरोइड, ऐसा लग रहा है ना बैक्टेरोइड। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पेरीबैक्टीरियल चैम्बर, पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन, और ये आपका हो गया क्या, बैक्टेरोइड। वो बैक्टीरिया सेल जो विभेदित होकर क्या हो गई थी, रोडसेप, क्या हो गई थी, रोडसेप। तो ये आपका हो गया बैक्टेरोइड। यस, ये आपके हो गए बैक्टेरोइड। यस। और बेटा तुम जानते हो कि यहां इनके चारों ओर आप समझ सकते हो कि एक पतली फिल्म बन जाएगी इनके चारों ओर, बात को समझ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन के बाहर चारों ओर इनके एक पतली फिल्म बन जाएगी, जो रेड पिंकिश कलर की, जो इनके चारों ओर पतली फिल्म होगी, ऐसे अपन कहें तो वो आपकी होगी लैग हीमोग्लोबिन। क्या होगी बेटा, लैग हीमोग्लोबिन।
मैंने कहा ही था कि जो लैग हीमोग्लोबिन के अंदर बता दिया था कि कौन तो बैक्टीरिया संश्लेषण करता है, कौन प्लांट सेल करती है। तो लैग हीमोग्लोबिन जो गुलाबी रंग का वर्णक है, ऑक्सीजन अपमार्जक है जो सुरक्षा करेगा। अब जानते हो अंदर ये जो बैक्टीरियोइड है वो नाइट्रोजन सीक्रेट करेगा और लैग हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा। ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ऑक्सीजन अपमार्जक है, तो आराम से अपनी क्रियाविधि कर पाएगा नोड्यूल सेल्स में। तो ऐसे फिर नोड्यूल सेल्स विभाजन और आकार में वृद्धि कर जाती है। अंदर बैक्टीरिया अपना विभाजन रोककर विभेदित होकर बैक्टीरियोइड बना लेता है और चारों ओर मेम्ब्रेन या पेरीबैक्टीरियल चैम्बर में वो बैक्टीरियोइड रहते हैं और चारों तरफ आप जानते हो कि लैग हीमोग्लोबिन की पतली परत, लैग हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को वहां से हटा देता है। तो ये मैंने आपके सामने क्या बना दी, एक नोड्यूल सेल। क्या बना दी बेटा, एक नोड्यूल सेल। यस बेटा। और तुम जानते हो कि बैक्टीरियोइड के द्वारा नाइट्रोजनेज एंजाइम का संश्लेषण होता है और नाइट्रोजनेज में अपन अपने बताएंगे आगे कितनी उपकाएं होती है। लैग हीमोग्लोबिन में हिम बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है और ग्लोबिन पादप के द्वारा, जो ऑक्सीजन अपमार्जक है और O2 को भीतर की तरफ से विस्तृत होने से रोकता है, हटा देता है, ताकि नाइट्रोजनेज अपनी क्रियाविधि कर सके। यस बेटा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो ये आपकी बन गई क्या, नोड्यूल। क्या बन गई बेटा, नोड्यूल। यस। इस प्रकार देखो आपकी गांठ बनती है और एनसीईआरटी में आपको जो गांठ बनाना बता रखा है उसकी स्टेप्स भी आप देखें। बात को समझ रहे हैं। तो ये आपकी हो गई बेटा। अब देखो अपन आते हैं किसके ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर। तो मैकेनिज्म में किन किन चीजों की तो रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या तो रिक्वायरमेंट होती है एंटोफिक्सेशन के अंदर मैकेनिज्म में, और कैसे अपन बात रहे कि मैकेनिज्म संपन्न होती है, वो सारी चीज बेटा अपन अभी नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो देखिएगा। हाँ तो देखिए बेटा, मैं आपने क्या कहा था कि उस फिर नोड्यूल के अंदर, अगर आप लेग्यूम की बात करें तो उस नोड्यूल के अंदर वो सारे जैव रासायनिक घटक मौजूद हैं जो एंटोफिक्सेशन के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन फिर भी अपन पूरी बातें यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एंटोफिक्सेशन के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिक्वायरमेंट्स फॉर एंटोफिक्सेशन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। यस बेटा। तो देखो सबसे पहले तो जो बैक्टीरियोइड के द्वारा जो रिलीज होता है, यानी क्या चाहिए आपको, सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरियोइड सेल्स के द्वारा रिलीज होता है तो वो आपका होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, सही बेटा। अब आपको अच्छे से बता दूं कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यस, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की संरचना के अंदर आप जानते हो कि दो कंपोनेंट वहां मौजूद होते हैं। एक आपका होता है एफईएस प्रोटीन कंपोनेंट और एक आपका होता है एमओएफई जो कंपोनेंट होता है, दो सब यूनिट उसके अंदर होती है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है, यस बेटा, इसके अंदर आप अच्छे से जानते हो कि कितनी सब यूनिट होती है बेटा, दो सब यूनिट होती है। समझ रहे हैं। एक आप समझ सकते हैं कि सब यूनिट फर्स्ट, देखिएगा सब, सॉरी मैं आराम से बढ़ा देता हूं। देखो रिक्वायरमेंट में आपके सामने सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की, तो मैंने बता दिया आपको। तो इसके अंदर दो सब यूनिट होती है। एक आप समझ सकते हो कि ये आपकी होती है सब यूनिट फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, सब यूनिट फर्स्ट, और ये आपकी होती है सब यूनिट सेकंड। ये आपकी होती है बेटा एमओएफई कंपोनेंट, एमओएफई कंपोनेंट, और ये आपका होता है एफईएस जो प्रोटीन कंपोनेंट आपका होता है, एफईएस प्रोटीन और एमओएफई प्रोटीन कंपोनेंट। यस। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई ये जो नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज की एमओएफई है, तो वहां आपको अच्छे से पता है कि भाई ये जो नाइट्रोजन आकर कनेक्ट होगा वो एमओएफई यूनिट पे होगा, एमओएफई पे, सही। तो पहली रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है बेटा इसके अंदर, एंटोफिक्सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिएगा कि सेकंड क्या है कि एंटोफिक्सेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है, तो वहां कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए। तो फेरोडॉक्सिन,
एज इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तभी तो प्रोटॉन अटैच होंगे, हाइड्रोजन अटैच होगा, तभी अपचेन होगा। क्या होगा? अपचेन। तो फेराडॉक्सिन एक इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में चाहिए। यस बेटा। इसके अलावा देखो और क्या चाहिए कि अपचायक शक्तियां चाहिए जो हाइड्रोजन दे सके, तो NADPH प्लस H+, ये अपचायक शक्तियां जो वहां पर आप जानते हैं कि खुद का ऑक्सीडेशन करके और उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है कि अपचयन हो सके। यस बेटा। इसके अलावा फिर तो जानते हो ये एक ऊर्जा संबंधित बताया था कि बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो प्लांट सेल वायवीय श्वसन करके ATP प्रोवाइड करेगी। देखना, तो ATP चाहिए किसमें? N2 फिक्सेशन के अंदर। यस बेटा, ये सारी रिक्वायरमेंट हो गई है ना, ATP चाहिए। अच्छा, तुम जानते हो कि इसके लिए एनएरोबिक कंडीशन, तो एनएरोबिक कंडीशन अभी अपन ने पढ़ी थी है ना, लेकिन मैं सारी चीजों के लिए यहां बता देता हूं कि अवायवीय परिस्थितियां, तो बेटा दिमाग लगाओ, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम अवायवीय परिस्थितियों में काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रति वो संवेदी होता है, सेंसिटिव होता है। बात को समझे? तो एनारोबिक कंडीशन चाहिए बेटा। अब आपने अच्छे यहां तो पढ़ लिया था कि लेग्यूम, राइजोबियम, सेजियम में तो लैग हीमोग्लोबिन, जिसमें आप जानते हो कि हिम और ग्लोबिन दो बार पार्ट थे, तो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा रहा था, ऑक्सीजन का अपमार्जक था। यस, तो वो अवायवीय परिस्थितियां पैदा कर रहा था। तो देखिए कि यहां राइजोबियम, लेग्यूम, सेजियन में तो कौन था? लैग हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन स्क्वेंजर था, ऑक्सीजन अपमार्जक। यस बेटा, यानी LHB। लेकिन जैसे अपन और कहीं पर भी तो एंटिफिकेशन होता ही है, तो वहां की भी दिखा देते हैं आपको, है ना, आपको याद आ जाएगी। वैसे अपन को यहाँ पर क्या याद रखना? लैग हीमोग्लोबिन। यस, लेकिन अन्य जगह पर देखो, जैसे आप बीजीए के अंदर आप एंटिफिकेशन पढ़ते हो, तो मान लो स्वतंत्र रूप में भी करे या कैसे भी करे, तो वहां आपकी क्या होती है? हेटेरोसिस्ट, मोटी भित्ति वाले हेटेरोसिस्ट बताई थी ना आपने, हेटेरोसिस्ट कोशिका बीजीए के अंदर। और ये भी बताया था कि वो हेटेरोसिस्ट O2 के लिए पारगम्य होती है तथा नाइट्रोजन के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। यस, तो वहां हेटेरोसिस्ट बन जाते हैं। लेकिन चलो, राइजोबियम में अंदर लैग हीमोग्लोबिन हो गया, वहां हेटेरोसिस्ट हो गई बीजीए में। लेकिन अदर बैक्टीरिया अगर मुक्त जीव रूप में करे तो वहां आपके बनते हैं हैपेनॉइड चैम्बर, ये बनते हैं अदर बैक्टीरिया के लिए, अगर वो मुक्त जीवी रूप में है तो, है ना बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि हैपेनॉइड चैम्बर बनते हैं। या फिर कुछ जीवाणु क्या करते हैं जो वायवीय श्वसन करते हैं, लेकिन बाद में N2 फिक्सेशन के समय तो अवायवीय परिस्थितियां होनी चाहिए, तो वो जीवाणु क्या करते हैं? वो तिरुगति से वायवीय श्वसन करेंगे। तो तिरुगति से वायवीय श्वसन करेंगे तो वहां आसपास सराउंडिंग की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो फिर उससे आपकी अवायवीय परिस्थितियां पैदा होगी। तो रैपिड रेस्पायरेशन, आराम से समझना इस पॉइंट को बेटा। बैक्टीरिया क्या करेगा? जो वायवीय श्वसन करता है, वायवीय भी था ना एंटिफिक्सेशन करने वाला, तो वो क्या करता है? तेज गति से वायवीय श्वसन करता है, और तेज गति से वायवीय श्वसन करके अपन बात करें कि वहां से O2 को रिमूव कर देता है, O2 उठा देता है, और फिर रिलीज करता है क्या? नाइट्रोजनेज। यस, तो रैपिड रेस्पायरेशन, तीव्र श्वसन भी एक तरीका है। तो ये आपकी होगी एनारोबिक कंडीशन। तो ये चीजें आपके सामने आ गई रिक्वायरमेंट के अंदर। यस, बाद में तुम जानते हो जब अमोनिया बन जाएगी और अमोनिया 2+ से क्रिया करेगी तो अमोनियम आयन, तो फिर आपकी अगली स्टेप क्या होगी कि पादप में फिर अमोनियम आयन का स्वांगीकरण, अमोनियम आयन का क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, जो आप जानते हो कि पादप में या तो एमिनो एसिड बनाएगा, यस, और एमिनो एसिड का स्तर अगर पर्याप्त है तो एमाइड्स, है ना, एमाइड्स का निर्माण करेगा। यस, तो ये सारी क्या हो गई? N2 फिक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हो गई। क्या हो गई बेटा? रिक्वायरमेंट्स। यस, अब देखिएगा अपन बात करेंगे किसकी? मैकेनिज्म की। तो पहले उसकी रिएक्शन लिखेंगे और फिर जो आपको लिख रखा है कि मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि कैसे होती है फिक्सेशन की, जिसका एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है मेरे बेटा, तो आराम से आ जाइए। ये सारी रिक्वायरमेंट नोट हो गई। अब देखिए अपन चलते हैं किसके ऊपर? आवश्यकताएं अपनी वगैरह। अपने एक बात कही थी कि वो नोड्यूल सेल है ना, उसमें ये सारी आवश्यकताएं जो जो चाहिए इनमें से वो मौजूद होती हैं, है ना। अब देखिएगा अपन बात करते हैं किसकी?
मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, क्रियाविधि की बात करते हैं, मैकेनिज्म की। है ना मेरे बेटा। तो देखिएगा कि मैकेनिज्म में क्या होता है, क्रियाविधि में क्या होता है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि आप जानते हो डाइनाइट्रोजन होता है, तो ये N2 प्लस 8 हाइड्रोजन आयन चाहिए अब चेन के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तब ऐसा हो पाएगा। यस बेटा। और कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है? 16 एटीपी की। 16 एटीपी की आवश्यकता होती है, जो होस्ट प्लांट रूट जो सेल्स हैं वायवीय शोषण से निर्मित करेगी 16 एटीपी। तो फलस्वरूप आपका क्या बन जाएंगे? 2 अमोनिया के अणु 2NH3, 2 अमोनिया के अणु और H2 यानी हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट होते हैं 2NH3 प्लस H2 और 16 एटीपी से क्या बन जाएगा? 16 ADP, सॉरी 16 ADP। तो ये आपकी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन 2 अमोनिया के अणु के बनने में कितनी एटीपी खर्च हो रही है? 16। तो एक अमोनिया के लिए कितनी होगी? 8 एटीपी, है ना बेटा। आप यहां कह दोगे कि 2NH3 के लिए 16 एटीपी आवश्यक होती है। तो फिर आप जानते हो कि भाई एक अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए या मॉलिक्यूल के निर्माण में कितनी एटीपी? 8 एटीपी खर्च होती है। यस बेटा। तो ये आपकी होगी रिएक्शन। यस। और फिर आप देखिएगा कि मैकेनिज्म के अंदर कैसे ये प्रोसेस आपकी संपन्न होती है। यस। तो अब अपन इसको जो आपके डायग्राम बना रखा है नाइट्रोजनेज एंजाइम के द्वारा एनसीईआरटी ने, उसको अपन आपके सामने क्लियर कर देते हैं। यस। तो देखिए बेटा, मैकेनिज्म के अंदर कि जो आपका ही है ना, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना। और नाइट्रोजनेज एंजाइम में भी मैं आपको बता दूं कि भी, और ये नाइट्रोजन है ही सबस्ट्रेट, ये नाइट्रोजन एंजाइम है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम में मैं आपको बता दूं कि ये MOFE प्रोटीन कंपोनेंट है, यानी डाईएजो नाइट्रोजिनेज। तो ये आप जानते हैं MOFE प्रोटीन कंपोनेंट है, यानी सब यूनिट फर्स्ट। यस बेटा। और इसको आप जानते हो कि इसको आप क्या कहेंगे? इस कंपोनेंट को डाईएजो नाइट्रोजिनेज, डाईएजो नाइट्रोजिनेज। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये N परमाणु है, N2, मतलब N परमाणु के मध्य ये कोवलेंट बॉन्ड है। यस। अब देखिएगा कि सबसे पहले जब इस नाइट्रोजनेज की MOFE यूनिट पे आएंगे तो उनको पहले क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो FES प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन, मैं अभी समझाऊंगा आगे। तो FES को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। नाइट्रोजनेज रिडक्टेज जो रिडक्शन पावर है ना, NADPH2 और इलेक्ट्रॉन देगी तो अपने आप NADPH2 आ जाएंगे, तो वो प्रोवाइड करती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट जैसे नाइट्रोजन की MOFE यूनिट पे ऐड होता है तो इसमें 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थे 4 ATP प्लांट सेल से। तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 4 ATP। अब बेटा देखिए कि ये जैसे ही एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, एक एक हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं कि एक बंध खत्म हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यस बेटा। और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो देखो ये जो ग्रीन वाले ने ये बॉन्ड है, तो 2 ही बॉन्ड रहेंगे। ये तो इसका नाइट्रोजनेज की बात है, ये 2 बॉन्ड ही रहेंगे, एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। सही। तो आपके पास में HN डबल बॉन्ड NH, यानी मैं आपको बताऊं कि आपके पास में क्या निर्मित हो गया? डाइमाइड। क्या निर्मित हो गया? डाइमाइड। ये लो। सही। और ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि MOFE पे हो रहे हैं, तो MOFE के ऊपर ये N2 क्रियाधार के रूप में आ रहा है, उसकी MOFE यूनिट पेपर ये आकर जुड़ेगा। और जो आपकी FES है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, उसके साथ में प्रोटॉन भी आ जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आते हैं ATP पादप की कोशिका से, तो ये इससे अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से अपचयन होता है। तो जैसे 2 हाइड्रोजन होते हैं इसका अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ आते हैं हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए, तो HN डबल बॉन्ड NH डाइमाइड। फिर वही पावर आती है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन फिर और 4 ATP। क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस में आपके सामने कितने हैं? 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 16 ATP 4 ATP।
फिर आपका एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं, एक एक हाइड्रोजन और जुड़ते ही एक बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाता है, तो आपका क्या बनता है H2N NH2। यस बेटा, तो आपके पास में आपका H2N और NH2, यानी मैं आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, यस बेटा, कि ये हाइड्रोजीन अपन हाइड्रोजाइन ये बन गया आपका। अब फिर आप जानते हो कि दो हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 ATP, तो प्रत्येक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो सारे बॉन्ड खत्म हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपके NH3 लेकिन अभी मुक्त नहीं हुआ। फिर इसको मुक्त करने के लिए फिर 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन और 4 ATP, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो नाइट्रोजनेज तो एंजाइम है, कुछ चेंज ही नहीं हो गया, तो अलग हो गया। और ये देखो 2 NH3 ये हाइड्रोजन, ये अब की बार नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि N2 फिक्सेशन की मैकेनिज्म, उसका प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो प्रोडक्ट आपके 2NH3 प्लस H2, तो ये आ गया ना 2NH3 प्लस H2, बोलो यस। और एंजाइम अपना वैसे के वैसे ये दोबारा जाकर क्रियाधार को जोड़ देगा। तो ये आपकी जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है वो आपकी मैकेनिज्म होती है, ये मैकेनिज्म होती है बेटा, यस। अब मैं आपको इसको MOFE और FES यूनिट से बहुत अच्छे लेवल पे भी समझाऊंगा। MOFE और FES यूनिट से इसको मैं बहुत तरीके से आपको इसको और समझा देता हूँ, यस। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ATP कैसे आई, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कैसे हुई, तो ध्यान दो, लो मैं समझा दूं आराम से, क्लियर बेटा। तो देखिएगा, इसको अदर डायग्राम से भी मैं समझा देता हूं आपके सामने। तो देखिएगा बेटा कि इसको अदर वे के अंदर मैं आपको कैसे समझाता हूं, कि सबसे पहले देखिएगा कि एक प्रोसेस आपकी होती है फोटो सिस्टम। आपको पता है कि फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे फोटो सिस्टम फर्स्ट में आज मैं प्रकाश में पढ़ाऊंगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो पहला ग्राही कौन होता है, फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन का क्या हो जाता है वहां पर, रिडक्ट, यानी फेरोडॉक्सिन वहां पर क्या रहता है बेटा, रिडक्शन होता है, सही। अब अगर ये फेरोडॉक्सिन किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दे तो फेरोडॉक्सिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए फेरोडॉक्सिन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, फेरोडॉक्सिन, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, फेरोडॉक्सिन। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर या फेरोडॉक्सिन है, तो देखो बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FES को, जो FES है, तो ये फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन FES को देगा, यस। तो यहाँ FES ऑक्सीडाइज था और ऑक्सीडाइज से किस में चेंज हो गया, FES रिडक्स में, ये रिडक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, रिडक्ट हो गया। बात को समझे। तो ये आप जानते हैं कि फेरोडॉक्सिन रिडक्ट हो गया और ये ऑक्सीडाइज था। अब ये आप जानते हैं कि ये जो फेरोडॉक्सिन रिडक्ट हो गया, अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि देखो फोटो सिस्टम से, प्रकाश संश्लेषण से, PS फर्स्ट से कौन आता है, फेरोडॉक्सिन। PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, किसको मिलता है, फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन रिडक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ये फेरोडॉक्सिन अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो किसमें हो जाएगा, फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज। तो इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अपचायक शक्ति क्या जाएगी, NADPH2, वो प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा, सही। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस FES को देता है तो FES रिडक्ट हो गया, FES क्या हो गया, रिडक्ट। बात को समझ रहे हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि यहां देखिए कि MOFE यूनिट आ गई और यहां MOFE। अब क्या करता है कि ये FES इलेक्ट्रॉन को किसको प्रोवाइड करता है, MOFE को, तो ये रिडक्ट हो गया, सही, ये रिडक्ट हो गया। तो ये वापस से ये FES क्या हो गया, वापस से ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सही। और आपको मैं बताऊं कि वो जो ATP है इस प्रोसेस के अंदर, जो ATP है 16 ATP आपकी आती है, 16 ATP। वो 16 ATP किससे आती है, प्लांट होस्ट सेल या जो प्लांट एपिडर्मल सेल है वहां से वायवीय श्वसन करने से ATP आती है, आ गई। अब आप जानते हैं कि MOFE रिडक्ट है, ये MOFE क्या है, रिडक्ट। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में क्या आया बेटा, तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या आया, N2 नाइट्रोजन, यस। और जो MOFE नाइट्रोजन आया, यस। नाइट्रोजन को आपके पास, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे
आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या आएंगे, प्रोटॉन भी आएंगे। यस बेटा, और जैसे ही आप जानते हैं कि उसके ऊपर प्रोटॉन आएंगे, है ना, नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को, और ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये सबस्ट्रेट को भी नाइट्रोजन आया था, और जब नाइट्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटीपी आपकी आएगी, तो आपके पास में क्या बना, 2NH3 + H2, ये प्रोडक्ट के रूप में बन गया। तो ये आपकी पूरी इस फॉर्म में भी आप इस मैकेनिज्म को कर सकते हैं इजी वे के अंदर। यस, और तभी अपन कहते हैं कि भाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, जैसे ये आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, तो मैंने आपको इस नाइट्रोजनेज एंजाइम, सॉरी, इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर मैंने आपको 2 यूनिट बताई। एक यूनिट मैंने क्या बताई, जैसे ये MOFE है ना, और एक यूनिट मैंने क्या बताई, FES। तो देखिए ऐसे मैंने आपको यूनिट बताई 2 यूनिट की, सब यूनिट फर्स्ट क्या थी, MOFE, यस, जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, और सब यूनिट सेकंड क्या बताई बेटा आपको मैंने, FES, जो प्रोटीन कंपोनेंट है। तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज है, बात को समझे। तो इस फॉर्म में ये सारी प्रोसेस होती है, वो रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताई वो सारी मैंने आपको बता दी बेटा। खैर इस बात को मैं एक बार और आपको समझा दूंगा, और बेटा इसके बाद जो अमोनियम आयन बना उसका फ्यूचर क्या होगा, तो नेक्स्ट में अपन वो फ्यूचर यानी एमिनो एसिड या एमिडेशन क्या होता है वो समझा के, और अपना नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों के अंदर श्वसन स्टार्ट करेंगे। यस, तो इसको आप पूरे NCERT से पूरी मैकेनिज्म को आप तो बढ़िया तरीके से देख के आना। इसको एक बार फिर आपको मैं बढ़िया लेवल पे इस डायग्राम को और बना दूंगा, और आप अच्छे से रेस्पिरेशन हायर प्लांट पढ़ के आएंगे, है ना बेटा। तो थैंक यू वेरी मच।